शादी हुई थी और वो रेखा के साथ फाटकपुर कस्बे में जिंदगी बिताने आया था। रेखा पढ़ी लिखी और बेहद होशियार लड़की थी, लेकिन नितिन की पढ़ाई बचपन में ही छोड़ने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और वो पप्पू के दुकान से चादर और रजाई लेकर दूर दूर के कस्बों में साइकिल से बेचा करता था। हमेशा अलग अलग कस्बों में चादर और रजाई बेचने के कारण कस्बे वाले नितिन को कोई इज्जत नहीं देते थे। इन सारी बातों से रेखा बेहद निराश हो गई। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं जी? मुझे बेहद बुरा लगता है जब आप साइकिल से गलियों में घूमते हैं। मगर मुझे कुछ और आता भी तो नहीं है, मैं और करूँगा क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए और कुछ और करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे मेरी जान, अगर मैंने साइकिल से चद्दर बेचना भी बंद कर दिया तो हम खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या? मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी और ज़हीन औरत हो, मगर मैं तुम्हारी कमाई के भरोसे नहीं रहना चाहता। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। रेखा के कहने पर भी नितिन ने जिद नहीं छोड़ी और साइकिल से रजाई बेचने का धंधा शुरू रखा। एक दिन पप्पू ने नितिन को रजाई और चादर देने से मना कर दिया। नितिन, आज से तुम्हें मेरी दुकान से चद्दर और लिहाफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर बैठ सकते हो। मगर जनाब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने क्या गलती कर दी है? इसलिए कि तुम्हारे गांव-गांव चद्दर बेचने से मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हैं और वैसे भी हमें दूसरा आदमी मिल गया है जिसे मैं अपनी चद्दर और लिहाफ दूंगा। वो उसे बेचकर मुझे तुमसे ज्यादा मुनाफा देगा। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई हुजूर? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूंगा? इस काम के अलावा मैंने और कुछ किया भी नहीं है। मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी भी नहीं। अब मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना। नितिन हताश और परेशान होकर अपने घर लौट आया। घर जाकर उसने सारी बातें अपनी बेगम रेखा को बताई। कोई बात नहीं जी, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप इस धंधे को छोड़ दीजिए। अगर आप तभी मेरी बात मान लेते तो आपको इतनी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस दिन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। नितिन को उदास देखकर रेखा किचन से शीरा लेकर आ गई और कहने लगी, मैंने आज आपके पसंद का शीरा बनाया है जिसे खाकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। अच्छा, जरा चखाओ तो कैसी बनी है। नितिन रेखा से शीरा लेकर खाने लगता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो शीरे का धंधा करने की सोचता है। अरे जानेमन, एक बात कहूँ, क्यों न हम खीर का कारोबार करें? तुम इतना अच्छा खीर बनाती हो, हम इस बात का फायदा उठाएं। बस इसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी, मगर हम कमाई अच्छी करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी जी। मैं तो कब से चाहती थी कि हम दोनों मिलकर कुछ करें। वैसे कुछ पैसे हैं हमारे पास जिससे हम ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। हम कल से ही शीरा बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। और अगले ही दिन नितिन और रेखा ने शीरे की दुकान खोल दी। पहले दिन उनकी बिक्री बेहद अच्छी हुई। लोग जी भर कर शीरा खाते और उन्हें मुनाफा भी होने लगा। हमारी तरकीब काम कर गई लगता है। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद से कुछ करने की कोशिश की और सफल हो गया। भगवान करे कि ऐसे ही हमारा मुनाफा बढ़ता रहे। आखिर आपके साथ मैं जो हूँ। चलिए अब आप जाइए और दूध लेकर आइए। हमें कल की दुकान के लिए सामान भी खरीदना है। नितिन दूध लाने रमेश की दुकान पर जाता है। दूध की दुकान पर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर उसका पुराना मालिक पप्पू भी बैठा है, जो रमेश का बेहद अच्छा दोस्त है। अरे नितिन भाई साहब, आइए, बताइए कितना दूध चाहिए? जी, मुझे 20 लीटर दूध चाहिए। 20 लीटर दूध? तुमने अब दूध का कारोबार शुरू कर दिया क्या? नहीं रमेश जी, मैं और मेरी बीवी हम इस दूध का खीर बनाकर बेचते हैं। इतना कहकर नितिन दूध लेकर अपने घर चला गया। लेकिन पप्पू को ये बात हजम नहीं हुई। वो रमेश के साथ मिलकर साजिश रचने लगा। ये 2 कौड़ी का इंसान आज इतना ताव दे रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ही इसे नौकरी से निकाला था। आज मेरे सामने इतना ताव दिखाकर चला गया। ये दोनों मियाँ बीवी मेहनत कर रहे हैं। पहले ये 5 लीटर दूध के खीर बनाया करते थे
उसके बाद 10 और अब 20। दिन पर दिन मेरे दूध की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। पप्पू रमेश से नितिन की तारीफ सुनकर जलने लगता है। तो तुम सिर्फ दूध ही बेचते रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? मैं तो कहता हूँ तुम खुद के खीर का बिजनेस शुरू कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और मेरा एक निकम्मा बेटा भी है जो आजकल कुछ नहीं कर रहा है, वो भी तुम्हारे इस कारोबार में मदद करेगा। सोच तो तुम्हारी अच्छी लग रही है और मेरी मंजूरी भी है, मगर मुनाफा आधा आधा ही रहेगा। पप्पू के कहने पर रमेश उसकी बात मान गया और उसने पप्पू के बेटे राजू के साथ मिलकर एक खीर की दुकान शुरू कर दी और धंधा करने लगा। दुकान तो बेहद बड़ी थी, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इससे परेशान होकर वो बोला, आज ज्यादा खरीदार नहीं है, जरूर सब उस नितिन की दुकान पर खीर ले रहे होंगे। हमने तो अब हमारे दूध की दुकान से उसे दूध देना भी बंद कर दिया है, फिर भी उसकी दुकान खूब चल रही है। क्यों न हम गांव भर में अफवाह फैला दें कि नितिन की दुकान की खीर मिलावटी और नकली है। वो नुकसानदायक चीजें खीर में डालकर बेचता है। मानना पड़ेगा, तुम आखिर हो अपने बाप के ही बेटे, कर लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। राजू ने ठीक वैसा ही किया। पूरे कस्बे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये अफवाह फैला दी कि नितिन के दुकान का शीरा मिलावटी है। पूरे कस्बे में नितिन के दुकान की ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने नितिन के दुकान पर आना बंद कर दिया। इस बात से फिर से नितिन परेशान हो गया। ये जरूर उस पप्पू और उसके बेटे राजू की चाल है, और इनका साथ रमेश भाई भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनसे मुनाफा हो रहा है। हमारे ग्राहक हमसे छीन रहे हैं जी। पता नहीं ये अफवाह हमारे बारे में कौन फैला रहा है। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम पूरे कस्बे में ये बात फैला दें कि हम मिट्टी की खीर बना रहे हैं। मिट्टी की खीर, ये क्या है? मैं समझाती हूँ। लोगों को लग रहा है कि हम मिलावट कर रहे हैं। हम जोरों शोरों से अपने मिट्टी के खीर का विज्ञापन करेंगे, अपने मिट्टी के खीर की तशहीर करेंगे और हम मिट्टी के बर्तन में उन्हें खीर बनाकर सामने खिलाएंगे। इससे हमारा तशहीर भी हो जाएगा और हमारी दुकान भी चल जाएगी। तो देर किस बात की, मैं अभी से ही इसका सारा बंदोबस्त करना शुरू कर देता हूँ। रेखा के ऐसा कहने के मुताबिक नितिन ने पूरे गांव में तशहीर की। मिट्टी के खीर की चर्चा पूरे कस्बे में होने लगी। लोग दूर दूर से मिट्टी का खीर देखने के लिए आने लगे। जब लोगों ने मिट्टी के खीर को देखा तो लोग दंग रह गए और नितिन की दुकान से खीर लेकर खाने लगे। लोगों को इतनी मोहब्बत से खीर खाते हुए देख रेखा बोलती है, खीर में मिट्टी के सारे गुण हैं। ये खीर हमारे लिए बेहद सेहतमंद है और हमें ताकत भी देती है और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन्स भी देती है। जाने मन, आखिर तुम्हारी समझदारी काम आ ही गई। क्या अभी? नितिन और रेखा का धंधा पहले से 2 गुना बढ़ गया और इसी कारण से रमेश को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। पप्पू और उसका बेटा राजू मानो हंसना ही भूल गए और इधर दोनों शौहर और बेगम खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में पुष्पा नाम की बेहद लालची औरत मिठाई की दुकान चलाती थी। पुष्पा स्वभाव से बेहद क्रूर और लालची थी। एक दिन पुष्पा की दुकान पर रबड़ी बनाने वाला मोहन उसकी दुकान पर थोड़ी देरी से आया। मोहन, तू अब आया है दुकान पर? देरी से आने के लिए मुझे माफ कीजिए पुष्पा जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। तुम आजकल के निठल्ले विवाह होते ही जोरू के गुलाम बन जाते हो। मैं तुझे आज के पैसे नहीं दूंगी। ऐसा मत कीजिए पुष्पा जी, मैं तो आज आपसे तनख्वाह बढ़ाने की बात करने वाला था। क्या बोला? अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं, या वो भी बेच कर खा लिया तूने? एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे सैलरी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाऊंगी। देखिए पुष्पा जी, आपके दुकान की रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर है और उस रबड़ी को मैं ही बनाता हूँ। ये मत भूलना, दूसरे दुकानदार मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं
अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मजबूरन मुझे यहाँ से काम छोड़कर जाना होगा। अरे तो अभी और इसी वक्त छोड़कर चले जाना। अरे तुझे क्या लगता है मेरे दुकान की रबड़ी तेरी वजह से मशहूर है? ठीक है, मैं भी आपकी दुकान पर अब काम नहीं करना चाहता। मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अरे काहे का हिसाब और काहे के पैसे? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। जो भी करना है कर ले। मोहन ने बहुत कोशिश की। मोहन आंखों में आंसू लिए हुए दूसरे हलवाई की दुकान सुरेश की दुकान पर चला गया। मैं जानता हूँ मोहन कि पुष्पा एक बेहद लालची और क्रूर औरत है। वो तुझे पैसे नहीं देगी। तूने जैसे ही उससे तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो उसने तुझे काम से निकालने का बहाना बना दिया और बेईमानी करने का भी। मैं पिछले 5 साल से उसकी दुकान पर काम कर रहा था और इन 5 सालों में मैंने कभी भी उन्हें शिकायत करने का मौका नहीं दिया। मैं रबड़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैं जानता हूँ मोहन, तेरी बनाई हुई रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर है, इसलिए तू आज से मेरे दुकान पर रबड़ी बनाएगा। और हाँ, जितना पुष्पा तुझे तनख्वाह देती थी मैं तुझे उससे 2 गुना दूंगा। सुरेश की बात सुनकर मोहन खुश होता हुआ बोला, देखना चाचा, पुष्पा जी की रबड़ी अब ज्यादा दिन तक मशहूर नहीं रह पाएगी क्योंकि उनकी रबड़ी मैं ही बनाता था। कुछ वक्त बाद जमींदार की बीवी आरती, जो कि पुष्पा की दोस्त भी थी, पुष्पा की दुकान पर रबड़ी खाने आई। मगर रबड़ी खाते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। आरती चिल्लाती हुई बोली, पुष्पा, पुष्पा, कहाँ है तू? क्या हुआ आरती? आज की रबड़ी तुझे पसंद नहीं आई? अरे ये रबड़ी है या समोसे की चटनी? एक तो इसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं है। पहले तो तेरी रबड़ी बहुत अच्छी बनती थी, अचानक से ये तेरी रबड़ी को क्या हो गया? फिक्र मत कर आरती, शायद गलती से मेरे नौकर से रबड़ी बनाने में कोई गलती हो गई होगी। कल से तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पुष्पा की बात सुनकर आरती वहाँ से चली गई। पुष्पा का नौकर गणेश पुष्पा से बोला, अरे रबड़ी तो मोहन ही अच्छी बनाता था पुष्पा जी, आपने उसे धक्के देकर निकाल दिया। तू अपना मुंह बंद कर। उस रमेश को भी यही लगता था। कुछ दिन बाद देखना मेरी दुकान पर रबड़ी लेने वाले की कैसी लाइन लगती है। अरे तुम लोग तो कल के बच्चे हो। मुझे रबड़ी का कारोबार करते हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। मैंने अपना मकान और कार रबड़ी बेच बेच कर ही खरीदी है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की दुकान पर रबड़ी लेने वालों की भीड़ जमा होने लगी। गांव का कोई भी आदमी सुरेश की या किसी और की दुकान से रबड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं था। पुष्पा की दुकान को छोड़कर गांव की सभी दुकानों पर कुत्ते लौटने लगे। ये देखकर मोहन सुरेश से कहता है, मैं इतनी अच्छी रबड़ी बनाता हूँ सेठ जी, फिर भी हमारी रबड़ी कोई खाने को तैयार ही नहीं है। रोज रोज रबड़ी फेंकने से तो आपका दिवालिया निकल जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था मोहन, लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मोहन, तुझे पुष्पा की दुकान पर काम करते हुए सिर्फ 5 साल हुए और मैं 20 साल से देख रहा हूँ। जब कभी पुष्पा की दुकान पर लोग रबड़ी खाना बंद कर देते हैं तो कुछ दिनों बाद अचानक से उसके दुकान पर भीड़ लगने लगती है। पता नहीं पुष्पा ऐसा कौन सा चमत्कार करती है कि फिर किसी भी व्यक्ति को उसकी रबड़ी के अलावा किसी और की रबड़ी अच्छी नहीं लगती। अब क्या होगा सेठ जी? अब तो मालिक ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश की दुकान पर एक पागल आदमी आकर खड़ा हो गया। वो कुछ खाना मांगने लगा। उस पागल आदमी ने हाथ में 2 मिट्टी की मटकियां पकड़ी हुई थी। सेठ जी, लगता है ये व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है, भूखा मालूम होता है। इसकी हालत देखकर लगता है इस बेचारे के पास पैसे भी नहीं होंगे और ये बेचारा कई दिनों से भूखा भी मालूम होता है। इसे कुछ खाने को दे दो। मोहन ने रबड़ी उस पागल आदमी के सामने रख दी, लेकिन वो पागल मोहन की दुकान की सारी रबड़ी खा गया और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कच्ची मिट्टी की बनी हुई मटकी मोहन को थमाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही
मोहन ने मटकी खोली तो उसने देखा कि उस मटकी में लोहे की बनी हुई रबड़ी रखी हुई थी। क्या है मटके में? इस मटके के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है जो बिल्कुल रबड़ी की डिजाइन का बना है। बेचारा दूध की बनी हुई हमारी सारी रबड़ी खाकर चला गया और हमें लोहे की रबड़ी देकर चला गया। कुछ वक्त बाद वही पागल पुष्पा की दुकान पर जाकर बैठ गया। दिनेश ने पुष्पा की नजर से छुपकर कुछ रबड़ी उस पागल को खिलाई। रबड़ी खाकर पागल वहाँ से जाने ही वाला था। अरे कहाँ जा रहे हो? रबड़ी खाई है तो पैसे देकर जाओ। जाने दीजिए पुष्पा जी, बेचारा पागल है। अरे पागल है तो क्या हुआ? मैंने पागलों को मुफ्त में खिलाने के लिए ढाबा नहीं खोल रखा। और ये इसके हाथों में क्या है? हाँ? पुष्पा ने उस पागल के हाथ से मटकी छीन ली। पुष्पा ने जैसे ही उस मटकी को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस मटकी के अंदर रबड़ी के आकार के हीरे जगमगा रहे थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में पुष्पा के हीरों की मटकी लोहे और कंकड़ की मटकी में बदल गई और वहीं दूसरी ओर मोहन की मटकी हीरे की रबड़ी में बदल गई। सेठ जी, ये तो हीरो की रबड़ी बन गई है। वो पागल व्यक्ति कोई मायावी व्यक्ति था। मोहन और सुरेश बेहद रईस हो गए। उन दोनों की रईसी देखकर पुष्पा का नौकर दिनेश पुष्पा से बोला, एक तो वो पागल आपकी मुफ्त में रबड़ी खा गया और हीरे की रबड़ी वो मोहन और सुरेश को दे गया। मुझे लगता है उस हीरो की रबड़ी पर आपका अधिकार था। ये सुनकर पुष्पा गुस्से से आग बबूला हो गई। वो तुरंत कुछ गुंडों को लेकर सुरेश और मोहन की दुकान पर जाकर उनसे मारपीट करने लगी। कुछ वक्त बाद वहाँ गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस भी, जो कि पुष्पा के ही पक्ष में थी। उस पागल ने जो हीरो की रबड़ी तुम दोनों को दी थी वो मेरी थी। गलती से वो कंकड़ की रबड़ी मुझे देकर चला गया। यह बिल्कुल गलत है। अपना मुंह बंद कर और सीधी तरह से मेरी हीरे की रबड़ी वाली मटकी वापस कर। पुष्पा उन दोनों से बुरी तरह से झगड़ा करने लगी। तभी वहाँ पर वही पागल आ गया। मैंने सोचा था कि तुम्हारा लालच अब समाप्त हो गया, पर वक्त के साथ तुम्हारा लालच और बढ़ गया है। पुष्पा उस पागल आदमी की आवाज को पहचानती थी। वो उसके शौहर की आवाज थी, जो कि सालों पहले खो चुका था। गांव वालों, 20 साल पहले मोहन के पिता को कोयले के खान में हीरे मिले थे। उस बेचारे ने मुझे अपना समझकर वो हीरे एक रात के लिए मेरे पास रख दिए थे। मेरी बीवी पुष्पा एक लालची औरत थी। 20 साल पहले एक हादसे में मेरी और मोहन के पिता की जान चली गई। तब से मैं मोहन को ये हीरे देने के लिए तरस रहा था, लेकिन पुष्पा के कारण मैं नाकामयाब रहा और मुझे पता था कि मुझे पुष्पा का लालच ही यहाँ खींच लाएगा। इतना कहकर अचानक वो पागल गायब हो गया। पुलिस ने पुष्पा को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के दौरान पुष्पा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने पुष्पा को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये अफसाना है मुंबई के भिंडी बाजार का। हबीब अपने खानदान के साथ एक चौल में रहता था। अब्बा, आप आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट लाना और मेरे लिए नमकीन। ठीक है बेटा, लेकिन एक शर्त पे। मेरे लौटने तक तुम अपनी अम्मी को परेशान नहीं करोगे, वादा करो। ठीक है अब्बा, हम अम्मी को जरा भी परेशान नहीं करेंगे। हाँ। अली और ईरम हबीब और रुखसाना की जिंदगी थे। उनके माली हालत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सहूलियतें देना चाहते थे। इसलिए अली और ईरम का दाखिला भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवाया था। अच्छे से पढ़ाई करना। जी अम्मी, बाय। बाय बाय अम्मी। रुखसाना घर का काम करने के साथ साथ टिफिन बनाकर भी फरोख्त किया करती थी। वो घर संभालने में हबीब की मदद किया करती थी। एक शाम हबीब मायूस होकर घर लौटा। क्या बात है? मुझे काम से बर्खास्त कर दिया है। ये कहिए कि ऐसा क्या हो गया? कंपनी का मुनाफा कम हो रहा था, इसलिए मेरे साथ
कई और सेल्समैन को भी बर्खास्त कर दिया गया। या अल्लाह, आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, आपको जल्द ही दूसरी मुलाजमत हासिल हो जाएगी। अल्लाह मेहरबान है। हाँ, अगले रोज से हबीब नई मुलाजमत की तलाश में दुकानों में भटकने लगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कहीं भी कोई मुलाजमत नहीं मिली। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मुलाजमत के बगैर मेरा घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस, ऊपर से रमजान आने वाला है। ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं। हबीब परवरदिगार से दुआ मांग रहा था कि उसे जल्दी मुलाजमत हासिल हो जाए, और घर पे रुखसाना भी यही दुआ मांग रही थी। हबीब घर लौटा। क्या हुआ? क्या आपको कोई मुलाजमत हासिल हुई? नहीं, कई दुकानें और कंपनियां घूम ली, कोई मुलाजमत हासिल नहीं हुई। हर जगह काम के लिए मारा मारी है। वो तो है, लेकिन इंशाअल्लाह आपको जल्द ही मुलाजमत हासिल होगी। रुखसाना और हबीब दोनों परेशान थे। घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? यही सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। अगले रोज हबीब कंपनी में काम की तलाश में गया। क्या आपके यहाँ कोई सेल्समैन की जॉब है? नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। ठीक है। हबीब के हाथों में बस मायूसी ही आ रही थी। आज वो जल्दी ही घर लौटा। हर जगह काम तलाश लिया, कहीं भी कोई काम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर हम कोई कारोबार करें तो? कैसा कारोबार? वैसे भी रमजान आने वाला है, अगर हम कोई चीज बनाकर फरोख्त करें तो? कोई भी ऐसी चीज जो रमजान में फरोख्त हो। रमजान में सेवइयां बहुत फरोख्त होती हैं। हाँ, और मुझे सेवइयां बनाने का इल्म है। कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे, और बच्चों की स्कूल की फीस वक्त पे चली जाएगी। हाँ। अगले ही रोज से रुखसाना ने घर में सेवइयां बनाना शुरू कर दिया। इतनी सारी सेवइयां? हाँ, कुछ लोग भुने हुए सेव खरीदते हैं और कुछ लोग कच्ची। कुछ सफेद खरीदते हैं तो कुछ नारंगी। तो मैं हर किस्म की सेवई बना रही हूँ। अच्छा है, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अम्मी, हम भी मदद करेंगे। हाँ हाँ, इसी बहाने तुम दोनों भी सब कुछ सीख जाओगे। हबीब का पूरा खानदान मिलकर सेवइयां बनाने लगा, और फिर हबीब ने बाजार में एक ठेला लगाया, सेवइयां फरोख्त करने का ठेला। भाईजान, कैसे हैं ये सेवइयां? आपा, 100 रुपये किलो। ताजा है ना? हाँ बिल्कुल, अरे कल ही बनाया है। ठीक है, 2 किलो दे दो। पहले दिन कुछ औरतों ने हबीब के ठेले से सेवइयां खरीदी। आज बस 10 किलो सेवइयां फरोख्त हुई हैं। ये तो अच्छी शुरुआत है। हाँ, उम्मीद है आगे फरोख्त में इजाफा होगा। हाँ, यकीनन। हबीब इतना खुश नहीं था, रुखसाना खुश थी। उसके मुताबिक से ये एक अच्छी शुरुआत थी। अगले रोज हबीब ने वापस बाजार में सेवइयों का ठेला लगाया। आज काफी ग्राहकों ने उसकी सेवइयां खरीदी। वो खुश था। अरे भाईजान, आपकी सेवइयां तो बहुत ही ताज़ी हैं। बच्चों को बेहद पसंद आई। आज मुझे 2 किलो और दे दीजिए। जी आपा। शाम तक उसकी सारी सेवइयां फरोख्त हो गई। वो खुशी खुशी घर लौटा। अरे रुखसाना, सारी सेवइयां फरोख्त हो गईं। मुझे यही उम्मीद थी, इसलिए हमने सुबह से और सेवइयां बना ली है। बच्चों ने मेरी बहुत मदद की। वाह बच्चों, ये लो। हबीब ने दोनों बच्चों को चॉकलेट दी और दोनों बेहद खुश हो गए। आज इतने दिनों बाद पूरा खानदान खुश था। मालिक हम पर ऐसे ही रहम बरसाएं। हाँ बिल्कुल। अगले रोज से हबीब जितनी सेवइयां बाजार ले जाता, सब हाथों हाथ फरोख्त हो जाया करती। मुझे 5 किलो नारंगी वाली, मुझे 3 किलो सफेद वाली। हबीब एक एक करके सारे खरीदारों को सेवइयां देता गया, लेकिन खरीदारों का हुजूम खत्म ही नहीं हो रहा था। रोज शाम तक उसका सारा ठेला खाली हो जाता था। शुक्रिया मेरे मालिक। और अब हबीब की आमदनी में इजाफा हो गया। वो पैसों की गड्डी देखकर खुश था। हमें अपने इस कारोबार को बढ़ाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ दूसरी ख्वातीन को भी काम पे रख लूँ। हाँ जरूर रखो, मैंने भी और फरोख्त करने का रास्ता निकाल लिया है। और वो क्या है? मैं दुकानों पर जाकर उन्हें अपनी सेवइयां फरोख्त करूंगा
एक मर्तबा दुकान वाले हमसे खरीद लेंगे तो हमारा मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। हबीब और रुखसाना के मन में नई उम्मीद जगी थी अपने कारोबार को बड़ा बनाने की। अगले ही दिन रुखसाना ने एक और खातून को काम पर रख लिया और यहाँ हबीब दुकानदारों से बातें करने लगा। भाईजान, हमारी सेवइयां बिल्कुल ताज़ी हैं, घर पर बनी हुई। आप एक मर्तबा अपनी दुकान पर फरोख्त करके देखिए, यकीनन इनकी मांग होगी। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूंगा। फरोख्त हो गए तो फिर लूंगा। जी जरूर। हबीब ने दुकानदार को थोड़ी सेवइयां दे दी। ऐसे ही उसने कई और दुकानदार को सेवइयां दी। अगले रोज जब वो अपने ठेले से सेवइयां फरोख्त कर रहा था तो उसे दुकानदारों का कॉल आने लगा। जी भाईजान, शाम तक पहुंचवा देता हूँ। हबीब दुकानों में सुपुर्दी करने लगा और उसने ठेले पर एक खादिम रख लिया। सोचा नहीं था कि हम इतना कुछ कर पाएंगे। ये तो परवरदिगार का रहम है, उन्होंने हमारी दुआएं सुन ली। बिल्कुल, हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि रमजान बाद हम अपना खुद का होटल खोल सकते हैं। वैसे भी हम हमेशा से अपना होटल खोलना तो चाहते ही थे, है ना रुखसाना? हाँ, लेकिन आपका क्या? मैं तुम्हारी मदद करूंगा होटल चलाने में। और मुलाजमत? अब मुझे मुलाजमत की क्या जरूरत बेगम, अब तो मैं दूसरों को मुलाजमत पर रखता हूँ। हबीब और रुखसाना का सेवइयों का कारोबार चल पड़ा। उन दोनों ने काफी पैसे जमा कर लिए और इन पैसों से उन दोनों ने अपना होटल खोला। रुखसाना का ख्वाब मुकम्मल हुआ और हबीब को अब पैसों की जरा भी फिक्र नहीं थी। अली और ईरम की स्कूल फीस भी आसानी से जा रही थी और अब हबीब और रुखसाना ने नया घर भी खरीद लिया था। उन सब की किस्मत संवर गई और ये सब रुखसाना के सेवई फरोख्त करने की तरकीब की वजह से मुमकिन हुआ। रुखसाना की सेवइयां जादू कर गई।